नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत परिमेय। यह है चैप्टर 1 क्लास 10th की वास्तविक संख्याओं का एक सब टॉपिक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले है भाज्य संख्याएं एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर्स। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके हम फैक्टर नहीं कर सकते। फैक्टर माने गुणनखंड नहीं कर सकते। गुणनखंड का मतलब होता है उनको गुणा के रूप में उनके टुकड़े करना, ठीक है ना। यानी अगर हम इसमें अगर भाग देना चाहें तो इसमें केवल एक से ही इस पे भाग जाएगा या इस स्वयं उसी संख्या से उस पे भाग जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या है 17, ठीक है ना। तो 17 को अगर हम भाग देना चाहें तो 17 से छोटी कौन सी संख्या होगी जिससे इस पे भाग चला जाए? कोई भी संख्या नहीं है। एक एक है और 17 है, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और डॉट डॉट सो ऑन। सभी संख्याओं को अगर आप देखेंगे तो इनमें किसी का भी संख्या का भाग नहीं जाएगा सिवाय इन संख्याओं के खुद का या एक का। तो इनके गुणनखंड अगर निकालेंगे तो या एक गुणा वही संख्या होगी, है ना। इनके अलावा जो संख्या बच जाती है उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? इन संख्याओं को हम गुणनखंड कर सकते हैं भाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के रूप में। जैसे 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसी तरह और भी संख्या हैं, आप कोई सी भी संख्या और देख लीजिए, तो इसी तरीके से क्या होगा, उन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं जान गए हैं अब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इसका स्टेटमेंट है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसमें दो बातें गई हैं, तो दोनों बातों का इसका मतलब समझेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो किस रूप में करेंगे? अभाज्य संख्याओं के। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, तो 2 गुणा 3। तो हाँ, यही स्टेटमेंट में है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसके जो गुणनखंड होंगे उन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, उसके गुणनखंडों को। तो यही है। और दूसरी बात इसने कहा कि अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब अगर हम उनके गुणनखंडों को क्रम में ना देखें, जैसे कि क्या है, जैसे 210 है तो इसको इसके गुणनखंड होते हैं 2, 3, 5, 7। यहाँ पर करा हुआ है हमने इसका गुणनखंड। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 कर सकते हैं। इनको गुणा करोगे 210 आएगा, ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्या है सारी की सारी। अगर हम इसके क्रम को बदल दें, यानी 7 पहले लिख दें, 5 लिख दिया, फिर 3, या कैसा भी क्रम इसमें आगे पीछे कर लें, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसमें 210 तो 210 ही रहेगा उनका गुणा। तो अगर हम क्रम को ना ध्यान दें, मतलब आने वाले क्रम के बिना, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे, ठीक है ना। अद्वितीय माने यूनिक, ठीक है, यूनिक होंगे। यूनिक इसके गुणनखंड कैसे होंगे? यूनिक होंगे, बिल्कुल अद्वितीय होंगे। मतलब जिस जैसा दूसरा कोई नहीं होता। अद्वितीय माने जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, है ना। तो 7 है तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। तो अद्वितीय मान है, मतलब 7 तो होना ही होगा, होगा ही होगा। 5 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, है ना। पर क्रम को ध्यान ना दो कि ये क्रम, ये नहीं कि 3 यहाँ पर दूसरे नंबर में तो यहाँ चौथे नंबर में, तो क्रम में ध्यान नहीं देना। अच्छा, अब इसका अनुप्रयोग क्या है? अब ये जो है गुणनखंड हमने यहाँ पर सीखा, इसका अनुप्रयोग क्या है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में। एक प्रश्न लेंगे, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। हमने लेक्चर 1 में भी हमने पढ़ा था एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन वो हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको सीखेंगे। तो छः को हम क्या लिखेंगे? गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 3। 20 को भी हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। भाई अभाज्य संख्या होनी चाहिए ना। 2, 3 अभाज्य है, 2, 2, 5 अभाज्य है। अब करते क्या है, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया। और इसमें कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं है।
अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कॉमन को तो एक बार लिखेंगे, इस कॉमन को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, बाकियों को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 3, 2 और 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 60। तो हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है 60। इसी तरह अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें तो जो कॉमन होता है बस वही एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या है 2, एक बार लिखना है बस, वही एचसीएफ हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पर। क्वेश्चन है 96 और 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो तथा इसका एलसीएम भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वैसे ही फैक्टर करना है इसका। तो फैक्टर हमने इसका कर दिया, गुणनखंड कर दिया, यहाँ पर 96 का गुणनखंड किया तो ये आया 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, सब अभाज्य संख्या है। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं जिसका हमें गुणनखंड करना है, वो है 404। 404 तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे 404 का, 2 से जाएगा 202, 2 से जाएंगे 101, 101 ठीक है। इसके बाद क्या होगा इसमें, इसके बाद इसमें 101 अभाज्य संख्या है, तो 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101 लिख सकते हैं। ये कॉमन, ये कॉमन। तो अगर हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, इस 2 का एक जोड़े को ये उतारा, एक को ये उतारा, तो ये हो गया 4। अब अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो देखो एलसीएम क्या कैसे ज्ञात कर सकते थे। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका ये भी था कि इसको एक बार लिखते, इसको एक बार लिखते, बाकी जो बच गया वो सबको लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। इसको गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक और तरीका हो सकता है, ठीक है ना, एक तरीका और हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। एक तरीका और हो सकता है, ये एक फॉर्मूला है, ये है पहला अंक गुणा दूसरा अंक बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। वैल्यू रख दो, पहला अंक कितना हमारा 96, दूसरा अंक कितना हमारा 404, इक्वल टू हो गया। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमने अभी निकाला 4, तो देखो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 96 गुणा 404 बटे 4 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, इससे 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से कट जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कटेगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 404, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 404 को 24 से गुणा करना, ठीक है ना, कितना 4 चौके 16 का 6, 1 4 एकम 4 चौके 16, 8 4 दूनी 8, 6 8 और 1 9, 6 8 और 1 9, तो आंसर आया 9696। इसका मल्टीप्लाई करके देखो यही आना चाहिए, कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 थियाँ, 32 थियाँ कितना था 32 थियाँ, 3 दूनी 6 और 3 थियाँ 9, 96, 96 और 96 इंटू 101, 96 इंटू 101 में 96 का करेंगे तो 6 0 6 9 एकम 9 0 9 6 9 6 9 आ गया ना भाई, तो कितना आया 9696, आंसर यही है। तो हमने यहाँ एक मेथड समझा, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करना है, इसको लिखना भी है, नोट करना है, नोट करेंगे। होमवर्क है संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे जैसे करा है। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ये युग्म है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इन दोनों का भी निकालना है, इन दोनों का भी निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है एचसीएफ दे रखा है, ये ब्रैकेट में दे रखा है, ये संख्या है,
ये हो गई संख्याएं, और इसका एचसीएफ है 9। समझ रहे हो बात? तो तुम इसका क्या निकालना है, तुम्हें एलसीएम निकालना है। संख्या वही दोनों है तो उसका एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दो, इसमें ये दोनों संख्याएं हैं और जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है वो दे रखा है, सिर्फ एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम निकालना है। फिर इनमें ये तीन संख्याएं हैं, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, इसका भी और इसका भी इसी तरीके से। और इसको इन इन समझ इस एक्सरसाइज को करने में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।